हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? अच्छे रहिए, घर पे रहिए और पढ़ाई करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए लगातार अपने हर एक कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए मोशन बायोलॉजी चैनल पर, है ना? और साथ में ही आपको याद होगा बच्चों, क्लास ट्वेल्थ के अगर स्टूडेंट हैं आप, तो साथ में हम जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर जो है फिनिश कर चुके हैं, जिसमें हम बहुत सारे नॉलेज को जाने हैं, बहुत सारी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर किए हैं। एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड को वहाँ पर क्लियर किया गया है। अगर आप क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट और नए हैं तो वहाँ जाकर ज़रूर चैप्टर को फिनिश करिए। आज की जो क्लास में हेडिंग है बच्चों, ब्रिसर्ड हेडिंग जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ाई गई है, लेकिन फिर भी ये क्लास 11th का टॉपिक है, इसलिए हमको फिर से पढ़ाना है, ताकि जो क्लास 11th के स्टूडेंट देख रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना? तो बिना देरी के हुए हम चैप्टर को स्टार्ट करें। और चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बच्चों एक और पॉइंट हम आपको बता दें। इससे पहले आपको याद होगा स्टूडेंट कि पिछली क्लास में हम जो है अधिवृक्क ग्रंथि और अग्नाशय यानी एड्रिनल ग्लैंड और पेनक्रियास को देखा था, जिसमें एक एक वर्ड को हम लोगों ने क्लियर किया था और एक एक वर्ड का मतलब क्या है और किस प्रकार से वो हमारे शरीर में नियंत्रण करता है। क्योंकि जो ये ग्रंथियाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ से क्या निकलता है? हार्मोन निकलता है, और हार्मोन हमारे लक्ष्य कोशिकाओं तक पहुंचकर उसको अपने नियंत्रण, अपने द्वारा उसको नियंत्रित करता है। बहुत सारे डिफरेंस फंक्शन होते हैं। ये सारी चीज़ें हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। जो लोग नए हैं वो पहला, दूसरा, तीसरा लेक्चर देखें, उसके बाद आप जो है इस लेक्चर को कंटिन्यू करें, ताकि हम जब को रिलेट करें तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो आज की क्लास का बच्चों पहला हेडिंग है कौन सा? रिसर्च। ये चैप्टर फिर से अगेन हम क्लियर कर देना चाहते हैं। ये क्लास 11th का रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण यानी लास्ट चैप्टर बायोलॉजी का है, जिसमें हम आज इस चैप्टर की लास्ट क्लास अटेंड कर रहे हैं। और इसमें पहली हेडिंग हमारी ब्रिसर्ड है। ब्रिसर्ड जो है इसको इंग्लिश में टेस्टिस कहते हैं। बच्चों, जो टेस्टिस होता है यह पुरुष में पाया जाता है, और पुरुष में यह पुरुष का प्राथमिक लैंगिक अंग भी होता है, क्योंकि यहाँ पर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, स्पर्म यहाँ पर बनते हैं बच्चों। और यह शरीर से बाहर रहता है, मतलब जो एब्डोमिनल कैविटी होती है, जिसको हिंदी में उदर गुहा कहते हैं, उससे बाहर होता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि स्पर्म बन सके। ऐसा ऐसा क्यों है कि जो शरीर के अंदर रहेगा तो स्पर्म नहीं बनेगा? इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि शरीर का जो टेम्परेचर से जो टेस्टिस का टेम्परेचर जो हो, यानी कि इस ब्रिसर्ड का जो टेम्परेचर है बच्चों, वो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। अगर शरीर के अंदर रहेगा तो वो टेम्परेचर उतना कम नहीं रहेगा, शरीर के बाहर, इसलिए नेचर ने उसको शरीर के बाहर उपस्थित किया है। और इसलिए जो ब्रिसर्ड होता है बच्चों, ब्रिसर्ड कोष यानी कि स्क्रोटम में जो है बाहर की तरफ स्थित होता है, ताकि शरीर से टेम्परेचर उसका 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम हो सके, और जिससे कि शुक्राणु का निर्माण हो सके। तो अभी अभी हमने बताया आपको कि यह प्राथमिक लैंगिक अंग है, और यह अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करता है। क्या काम करता है? इसमें इस ब्रिसर्ड में जो है शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं, उसके साथ साथ भरण या अंतराली ऊतक होता है। ठीक है, लीडिंग कोशिकाएं या अंतराली कोशिकाएं, यानी कि जो अंतराली ऊतक है उसी को हम लीडिंग ऊतक या फिर अंतराली ऊतक भी कहते हैं, या फिर उसकी सेल को हम लीडिंग कोशिका या अंतराली कोशिका भी कहते हैं। ये कोशिकाएं जो है हमारे टेस्टिस के अंदर क्या होती हैं? उपस्थित होती हैं। अब आगे देखते हैं। अभी जो लीडिंग सेल है एक हार्मोन का सिक्रेशन करती है, उस हार्मोन का नाम क्या है? एंड्रोजन। ठीक है, और एक हार्मोन और है, इसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन जो है बच्चों, वो क्या काम करता है? स्पर्म के प्रोडक्शन में मदद करता है, जबकि टेस्टोस्टेरोन जो होता है बच्चों, वो पुरुष में द्वितीयक लैंगिक लक्षण को प्रकट करता है। अर्थात समझिए, द्वितीयक लैंगिक लक्षण मतलब बच्चों, पुरुषों में प्यूबर्टी के बाद आवाज़ का मोटा हो जाना, दाढ़ी मूँछों का आना, और उसके साथ ही उनकी लंबाई का बढ़ना, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे डिफरेंस चेंजेस होते हैं उसके, मतलब कि उस नर के बॉडी में प्यूबर्टी के बाद। ये टेस्टोस्टेरोन उसके लिए जिम्मेदार होता है। स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए एंड्रोजन जिम्मेदार होता है। इतना तो क्लियर हो गया बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। एंड्रोजन नर के सहायक जनन अंग, जैसे नर का जो सहायक जनन अंग होता है कौन कौन है? एपिडार्मिस, शुक्रवाहिका, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्रंथि, यूरेथ्रा। ठीक है, इन सभी के
परि यहाँ पर लिखा है ना, परिवर्धन परिपक्वन की क्रियाओं में नियमन करता है, मतलब इन सबको मैच्योर करने का काम करता है। ठीक है। यह हार्मोन जो होता है पेशी वृद्धि, जैसे मुख, अच्छे रोम की वृद्धि, यानी कि ये और क्या क्या कर सकता है, जैसे कि पेशियों में वृद्धि कर सकता है, मसल्स मजबूत कर सकता है। मुख मतलब वही दाढ़ी मूंछ जो हम बताए हैं आपको, अच्छे रोम की वृद्धि, और उसके साथ साथ क्रोधात्मक निम्न स्वरमान या आवाज़, यानी इसका मतलब निम्न स्वरमान जरूर है लेकिन आवाज़ भारी हो जाता है बच्चों यहाँ पर। ठीक है। और बच्चे इस एज में जाकर बहुत ही क्रोधात्मक हो जाते हैं, मतलब गुस्से वाले हो जाते हैं, उनको लगता है कि हम ही सही हैं, बट ऐसा होता नहीं, उनका कोई उसमें दोष भी नहीं होता है। स्टूडेंट आपको इस बात को जानना भी पड़ेगा, क्योंकि उसमें सारा का सारा रोल जो है टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन का होता है, जो उनके रोज जो कि उनमें जो है बहुत सारे परिवर्तन कर देता है। बच्चा बहुत तेज़ी के साथ क्रोधित हो जाता है। तो इसलिए इन एज के बच्चों के साथ हमें जो है कोऑपरेट करके रहना चाहिए, उनको समझाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप उनको डांटेंगे तो वो ज़्यादा क्रोधित होंगे, स्वाभाविक सी बात है। एंड्रोजन जो है बच्चों, आगे अभी भी हम बताए हैं कि शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया में बहुत मुख्य भूमिका निभाता है। एंड्रोजन जो है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हमारी, मतलब कौन कौन है, स्पाइनल कॉर्ड और मस्तिष्क पर भी कार्य करता है। मतलब उस पर कार्य करता है कहाँ पर, जो नर में लैंगिक व्यवहार, यानी जो बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, लिम्बिडो जिसको कहा जाता है, उस पर भी जाकर वर्क करता है कौन, एंड्रोजन, ताकि उसमें जो मेल है उसमें डिफरेंस चेंज जा सके। लिम्बिडो पर वर्क करता है, ब्रेन में पाया जाता है। ठीक है बच्चों। यह हार्मोन प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट उपापचय पर उपापचयी प्रभाव भी डालता है, यानी हार्मोन का प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट के उपापचय पर भी प्रभाव डालता है। तो ये हेडिंग फिनिश हुई बच्चों। जो लोग क्लास 12th में वीडियो देखे हैं तो उनको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया, जो नहीं देखे उनको भी सब कुछ समझ आए हैं, हम कुछ ऐसा नहीं जो छोड़े हैं। अगली हेडिंग है बच्चों अंडाशय, ओवरी जिसको कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, हिंदी में इसको अंडाशय कहते हैं। स्टूडेंट हमें क्लियर कर देना चाहते हैं, अंडाशय जो होता है बच्चों ये फीमेल में होता है। ठीक है। और ये अंडाशय जो होता है फीमेल के शरीर से बाहर नहीं होता, बल्कि फीमेल के शरीर के अंदर ही उपस्थित होता है। तो यहाँ पर लिखा है अंडाशय जो मादा में जो अंडाशय भी प्राथमिक लैंगिक अंग है फीमेल का, और पुरुष में क्या था, वृषण था। तो यहाँ पर आगे देखिए, उदर गुहा में एक जोड़े में स्थित होता है, ये भी संख्या में 2 होते हैं। ठीक है। और ये भी क्या है, प्राथमिक लैंगिक अंग है। और प्रत्येक मासिक चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो है फीमेल में एक जो है हर मंथ जो होता है क्या होता है, रिलीज होता है। इसके अलावा जो है बच्चों अंडाशय 2 प्रकार के स्टेरॉयड हार्मोन का भी स्रावण करता है, उत्पादन करता है, जिसका नाम है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। क्लास 12th के स्टूडेंट अगर देख रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से रिलीज होता है। एस्ट्रोजन बच्चों आपको पता है फॉलिकल बनने के बाद रिलीज होता है, प्रोजेस्टेरॉन जो है बच्चों कार्पस ल्यूटियम बनने के बाद रिलीज होता है। 11th के बच्चे ज़्यादा टेंशन में ना हो, क्योंकि वो क्लास 12th में जब पहुँचेंगे तो ये इसका मतलब समझ में आ जाएगा जो हम बता रहे हैं। लेकिन फिर भी जो हम बता दिए हैं आपको इतना ही समझना है यहाँ पर कि अंडाशय से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का स्रावण होता है। अंडाशय में अंडपूटक, वही फॉलिकल की बात कर रहा है, अंडपूटक और भरण ऊतक का बना होता है, उसमें भी सेल पाए जाती हैं, कोशिक ऊतक पाए जाते हैं। एंड्रोजन का जो संश्लेषण होता है वो यहाँ पर बच्चों यहाँ पर लिखा भी है, कोई चिंता करने की बात नहीं। जो एंड्रोजन है इसका जो स्रावण होता है मुख्य रूप से जब अंडाशयी पूटक जो है बन रहा होता है तो एंड्रोजन का सिक्रीशन भी हो रहा होता है, मतलब एंड्रोजन का स्तर बढ़ रहा होता है। ठीक है। सॉरी एंड्रोजन नहीं है, सॉरी एस्ट्रोजन है बच्चों, एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, गलती क्षमा चाहते हैं आप, एस्ट्रोजन याद रखें, एंड्रोजन पुरुष में होता है। ठीक। एस्ट्रोजन का संश्लेषण एक स्राव प्रमुख रूप से परिवर्धित हो रहे अंडाशयी पूटक द्वारा होता है। ठीक है बच्चों, बता दिए हैं जैसे जैसे अंडाशयी पूटक ग्रो करता है वैसे वैसे एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ने लगता है। अंडोत्सर्ग के बाद विखंडित पुटिका कार्पस ल्यूटियम में बदल जाती है। अभी भी हमने कार्पस ल्यूटियम का नाम लिया था, यानी जो पूटक है बच्चों, ये पूटक जो है जब अंडाशय से सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होता है तो ये कार्पस ल्यूटियम में जो फॉलिकल होता है वो बदल जाता है। और उसके बाद जहाँ से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम क्या है बच्चों, प्रोजेस्टेरॉन है। क्या है, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है स्टूडेंट। एस्ट्रोजन स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण की वृद्धि और क्रियाओं को प्रेरण, अंडाशयी पुटिकाओं का परिवर्धन, द्वितीयक लैंगिक लक्षण का प्रकटन, उच्च आवाज़
स्वरमान, स्तन ग्रंथियों का परिवर्धन इत्यादि अनेक क्रियाएं करते हैं। मतलब बच्चों समझिए, जैसे मेल में था टेस्टोस्टेरोन, उसी तरीके से फीमेल में एस्ट्रोजन वर्क कर रहा है। एस्ट्रोजन तो ओव्यूलेशन में हेल्प करता है, अंडोत्सर्ग में हेल्प करता है, लेकिन साथ में बच्चों ये द्वितीयक लैंगिक जो ऑर्गन्स होते हैं उनको भी ग्रो करा रहा था। फॉर एग्जांपल, जैसे फीमेल का जो आवाज़ हो जाता है वो क्या हो जाता है, उच्च हो जाता है, मतलब वो पतली आवाज़ हो जाती है, मीठी आवाज़ हो जाती है। साथ में जो है उनका शरीर भी ग्रो करने लगता है तेज़ी के साथ। प्यूबरिटी के बाद ये सारी क्रियाएं हो रही हैं, मतलब 12 से 13 साल की उम्र के बाद हो रही होती है। उसके साथ ही उनमें जो है उनके वही है लो पिच वॉइस हो जाती है, मतलब कि उनका आवाज़ हाई पिच वॉइस होती है इनमें। लो पिच वॉइस जो होती है बच्चों मेल में होती है, हाई पिच वॉइस जो होती है फीमेल में होती है, यानी उच्च आवाज़। उच्च आवाज़ का मतलब ये नहीं कि बहुत तेज़ आवाज़, स्लो होती है इनकी लेकिन बहुत तेज़ मतलब आवाज़ पतली होती है इसलिए निकलती है। इसलिए आप देखेंगे बच्चों की रेलवे जो स्टेशन होते हैं रेलवे के, वहाँ पर या अन्य कई जगहों पर जहाँ पर कस्टमर नंबर होता है, कस्टमर केयर होते हैं, वहाँ पर मैक्सिमम लड़कियाँ ही काम करती हैं क्योंकि उनकी आवाज़ एकदम क्लियर रहती है। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया। तो एस्ट्रोजन के कारण ऐसा होता है। एस्ट्रोजन स्त्रियों के लैंगिक व्यवहार का नियामक भी है। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन प्रसावत में सहायक होता है। प्रोजेस्टेरॉन दुग्ध ग्रंथियों पर भी कार्य करके दुग्ध संग्रह कोशिकाओं में निर्माण और दुग्ध स्राव में भी सहायता करता है। तो प्रोजेस्टेरॉन कई काम कर रहा है। प्रोजेस्टेरॉन भी जो है दुग्ध कोशिकाओं का निर्माण करता है जिससे दुग्ध का निर्माण हो सके। बच्चों ये तो हो गया पूरे के पूरे जो हमारी ग्रंथियाँ थीं, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ थीं, इनके बारे में हमने एक एक पॉइंट को डिस्कस कर लिया है स्टूडेंट। आज की क्लास में बच्चों हम यहाँ पर बता दें अगली हेडिंग हमारी कौन सा है, हृदय, वृक्क और जठर आंतरिक पथ के आरंभ। बच्चों ये हृदय, वृक्क और जो जठर आंतरिक पथ है, इसमें कोई ग्रंथियां नहीं होती हैं, लेकिन इसमें से भी कुछ हार्मोन का सिक्रीशन होता है जो अंतःस्रावी ग्रंथियों की तरह कार्य करता है। मतलब समझिए, हृदय कोई अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, वृक्क में भी कोई नहीं है, जठर मतलब स्टमक में भी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ से कुछ ऐसे हार्मोन निकलते हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करते हैं। तो अब यहाँ पर वही लाइन लिख भी दिया है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम कुछ ऐसे अंगों के बारे में भी जानेंगे जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ तो नहीं हैं लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथियों की तरह व्यवहार करती हैं। उदाहरण के लिए बच्चों क्या है, हृदय के आलिंद भित्ति, आलिंद जानते हैं, आलिंद और निलय होता है ना, आलिंद और निलय होता है, आपको पता है। तो आलिंद की भित्ति से एक पेप्टाइड हार्मोन का स्रावण होता है जिसको ANF एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर, ठीक है, ANF का फुल फॉर्म होगा एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर, यानी कि एट्रियल नेट्रीयूरेटिक कारक जिसको हिंदी में कहते हैं। ये बच्चों क्या काम करता है, जब बीपी हाई हो जाता है बच्चों, तो ये ANF जो होता है बीपी को लो करने का काम करता है, यानी बीपी को घटाने का काम करता है। ठीक है, अब उसके बाद यह तब होता है जब, यानी इसका स्रावण तब होने स्टार्ट होता है जब बीपी हाई हो जाता है और जब रक्त की जो नलिकाएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा उन पर दाब पड़ने लगता है। जब दाब पड़ने लगता है तो हार्ट के आलिंद तक मैसेज जाता है और हार्ट का आलिंद जो होता है बच्चों, एट्रियम जो होता है, वो ANF का रिलीजिंग करता है जिससे क्या हो जाता है, रक्तदाब कम हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब अगली हेडिंग की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगली टॉप आगे जो है हम मूव ऑन करते हैं अगले पेज पर। आप देखेंगे अगला पॉइंट है बच्चों वृक्क। वृक्क में बच्चों एक जस्कटा ग्लोमेरुलस कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, जस्कटा ग्लोमेरुलर कोशिकाएं होती हैं जिससे एरिथ्रोपोइटिन नामक एक हार्मोन का उत्पादन होता है। एरिथ्रोपोइटिन, ठीक है बच्चों, वृक्क की जस्कटा ग्लोमेरुलर कोशिका जो होती है उससे एक हार्मोन का उत्पादन होता है जिसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन एक ऐसा हार्मोन है जहाँ पर RBC का निर्माण होता है। ठीक है, किसका निर्माण होता है, RBC का। ठीक है, और समझ गए इतना, सॉरी कुछ गलत नहीं है, जो बताया हमने सही बताया है, लेकिन निर्माण को प्रेरित करता है बच्चों, बस इतना ही समझना है। वृक्क की जस्कटा ग्लोमेरुलस कोशिकाएं जो होती है जिससे एरिथ्रोपोइटिन नामक एक हार्मोन का सिक्रीशन होता है, ये RBC निर्माण को प्रेरित करता है, उत्पादन नहीं करता, मतलब प्रेरित करता है, उत्पादन करता है, बात ही वही समझ लीजिए आप।
आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे देखिए आप यहाँ पर लिखा है जठर आंती रस, मतलब ये स्टमक की बात कर रहा है। स्टमक के विभिन्न भागों में उपस्थित अंतःस्रावी कोशिकाएं होती हैं जो कि 4 प्रकार के हार्मोन का स्रावण करती हैं, जिसमें पहला हार्मोन क्या है गैस्ट्रीन, फिर दूसरा क्या है सेक्रेटिन, तीसरा क्या है कोलिस्टोकाइनिन और चौथा क्या है जठर अवरोधी पेप्टाइड GIP। ठीक है, तो गैस्ट्रिन, सेक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन और जठर अवरोधी पेप्टाइड, ये सारे हार्मोन जो होते हैं वो किससे निकलते हैं? जठर आंती पथ से निकलते हैं बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं गैस्ट्रिन का क्या काम है। गैस्ट्रिन जो होता है बच्चों वो जठर ग्रंथि पर काम करके कुछ हार्मोन को रिलीज कराने में मदद करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिनोजन के स्राव को प्रेरित करता है, यानी गैस्ट्रिन के कारण ही HCl और पेप्सिनोजन का स्रावण होता है। ठीक है, सेक्रेटिन क्या काम करता है? यह अग्नाशय पर काम करता है बच्चों। अग्नाशय जानते हैं ना, पैंक्रियास पर काम करता है, और जिससे ये क्या क्या रिलीज करवाता है? जल तथा बाइकार्बोनेट के आयनों को स्राव करने के लिए प्रेरित करता है। कौन? सेक्रेटिन। ठीक है स्टूडेंट। और जो कोलिस्टोकाइनिन है बच्चों, यह अग्नाशय तथा पित्ताशय दोनों पर काम करता है। कौन? कोलिसिस्टोकाइनिन। ठीक है, पित्ताशय दोनों पर काम करता है। या अग्नाशयी एंजाइम क्या क्या रिलीज करता है? अग्नाशयी एंजाइम पित्तरस का स्रावण को प्रेरित करता है। मतलब समझिए हम क्या बताना चाह रहे हैं, यानी कि जो कोलिस्टोकाइनिन है बच्चों, ये पित्ताशय और अग्नाशय, यानी पित्ताशय कहाँ है? यकृत में है, और अग्नाशय ये क्या है? मिश्रित ग्रंथि है। तो ये दोनों पर काम करता है। कौन? कोलिस्टोकाइनिन। ये दोनों पर काम करके अग्नाशय से अग्नाशयी एंजाइम और पित्त से पित्तरस का स्रावण को प्रेरित करता है। GIP जो है बच्चों, यानी चौथा जो हार्मोन है बच्चों, ये क्या काम करता है? जठर स्राव और उसकी गतिशीलता को अवरुद्ध करता है। मतलब कि GIP रोकने का काम करता है, ये रोकने वाला हार्मोन है। यानी सारी सब ये सेक्रेटिन, गैस्ट्रिन, सेक्रेटिन, कोलिस्टोकाइनिन ये सिक्रीट कराने, स्रावित कराने हैं, जबकि GIP जो होता है बच्चों ये रोकने का काम करता है। ठीक है, यानी कई हार्मोन का भी मतलब यहाँ पर लिखा है अनेक अन्य ऊतक जो अंतःस्रावी नहीं हैं, बताएं हम अंतःस्रावी की तरह नहीं है, लेकिन कई हार्मोन का स्रावण करते हैं, जिन्हें वृद्धि कारक हार्मोन कहते हैं। और वृद्धि कारक जो हार्मोन होते हैं या जो कोशिकाएं ऊतक होती हैं उनके मरम्मत में मदद करते हैं बच्चों। तो इतना पॉइंट समझ में आ गया। अब बच्चों हम आगे की तरफ, यानी आज के क्लास के लास्ट हेडिंग की तरफ मूव ऑन करते हैं। आज की क्लास की जो लास्ट हेडिंग है बच्चों, ये है हार्मोन क्रिया की क्रियाविधि, है ना, हार्मोन क्रिया की क्रियाविधि। चलिए देख लीजिए स्टूडेंट, हार्मोन क्रिया की क्रियाविधि क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखना है कि हार्मोन हमारे शरीर में कैसे काम करता है। हमने तो अभी समझ लिया कौन कौन से हार्मोन कहाँ से रिलीज होते हैं। अब हमें समझना है कि हार्मोन जो होता है वो किस प्रकार से हमारे शरीर की कोशिकाओं या हमारे शरीर पर काम करता है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, हार्मोन जो होता है अपने लक्ष्य ऊतक पर पहुँचता है, और उसमें हार्मोन को जुड़ने के लिए एक विशेष प्रोटीन होता है, जिससे वो अपनी लक्ष्य कोशिकाओं से जुड़ पाता है। मतलब समझिए, जो हार्मोन होता है बच्चों, वो जिस कोशिका के पास पहुंचना है उसको वहाँ पर वो पहुंचेगा। अब एक हार्मोन को थोड़ी पता है कि इसके पास यहाँ पहुंचना है, ये प्रत्येक हम ब्लड के रास्ते से हर जगह पहुंचेगा। जिस कोशिका के पास हार्मोन ग्राही प्रोटीन यानी कि हार्मोन को ग्रहण करने वाला प्रोटीन होगा, वहाँ पर हार्मोन जुड़ जाएगा और अपना काम स्टार्ट कर देगा। तो वही है, हार्मोन अपने लक्ष्य ऊतक पर उपस्थित हार्मोन ग्राही विशिष्ट प्रोटीन से जुड़कर अपना प्रभाव डालते हैं। ठीक है, और क्या होता है, लक्ष्य कोशिका झिल्ली पर उपस्थित हार्मोन ग्राही झिल्लियाँ जो होती हैं, मतलब वही हम बताएं कि एक जैसे ये सेल है, सेल में एक थोड़े थोड़े स्थान पर क्या होता है जिसमें हार्मोन को ग्रहण करने की क्षमता है, उस स्थान पर क्या होगा, उस स्थान पर स्टूडेंट इस तरह से हार्मोन ग्राही होते हैं। अब हार्मोन इस रास्ते से आ रहा है तो क्या करेगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा और सेल के अंदर प्रवेश कर जाएगा और अपना काम स्टार्ट कर देगा। तो वही चीज़ यहाँ पर है स्टूडेंट, वही हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, हार्मोन ग्राही जैसे ही हार्मोन जो है सेल की प्रोटीन से जुड़ता है, जैसे यहाँ पर हार्मोन जो है सेल के प्रोटीन से जुड़ गया तो क्या बनाता है, क्या बनाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, हार्मोन ग्राही सम्मिश्र। ठीक है, हार्मोन ग्राही सम्मिश्र कहा जाता है। ठीक
जिसमें कुछ जैव रसायन होते हैं जिसमें ये काम करना स्टार्ट करता है। और जैसे ही वो अपने लक्ष्य ऊतक के पास पहुंच जाता है बच्चों, उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ और बहुत सारे डिफरेंट चेंजेस करना स्टार्ट कर देता है। अब बच्चों हम यहाँ पर देखेंगे कि रासायनिक प्रकृति के आधार पर जो हार्मोन है उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। मतलब कि कौन सा हार्मोन किस प्रकार का होता है हम इसको देखेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहला यहाँ पर देख सकते हैं पेप्टाइड, जिसको पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन, यानी जो प्रोटीनियस हार्मोन है, यानी जो ऐसा हार्मोन जो प्रोटीन से निर्मित है, हालांकि मैक्सिमम प्रोटीन से निर्मित होते हैं। तो जिसमें कौन कौन आता है, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पीयूष ग्रंथि से जो निकलने वाले हार्मोन हैं और हाइपोथैलेमिक से निकलने वाले हार्मोन जितने भी हैं सब प्रोटीनियस हार्मोन है, यानी प्रोटीन, उसमें प्रोटीन के बने हार्मोन होते हैं बच्चों। दूसरा देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर लिखा है स्टेरॉयड हार्मोन। स्टेरॉयड हार्मोन क्या है, स्टेरॉयड हार्मोन में कौन कौन आता है, कोर्टिसोल आता है, टेस्टोस्टेरोन आता है, एस्ट्राडायोल आता है, प्रोजेस्टेरोन आता है, मतलब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन आते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं स्टेरॉयड आते हैं, इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है बच्चों। इसके बाद आयोडोथायरोनिन, यानी कि जिसमें आयोडीन की मात्रा होती है, ऐसे हार्मोन कौन है, थायराइड, जो थायराइड से निकलने वाले हार्मोन हैं वो आयोडोथायरोनिन यानी कि आयोडीन युक्त हार्मोन होते हैं। और जो लास्ट वाला है चौथा है अमीनो अम्ल, यानी जिसमें मैक्सिमम अमीनो अम्ल की मात्रा होती है। हालांकि ये प्रोटीन का निर्माण तो करेंगे ही अमीनो अम्ल हैं, तो इसका उदाहरण कौन है, एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन जानते हैं ना, फाइट और फ्लाइट हार्मोन है ना, याद है ना जी, वेरी गुड। तो ये अमीनो अम्ल व्युत्पन्न हार्मोन होते हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब जो हार्मोन झिल्ली योजित ग्राहियों से क्रिया करते हैं वो साधारणतः लक्ष्य कोशिकाओं में प्रवेश नहीं कर पाते। मतलब समझिए, ये जो फिगर ड्रॉ किए हैं हम यहाँ पर यही बता रहे हैं कि जो हार्मोन इस तरीके से बाहर ही कोशिका झिल्ली पर मतलब जुड़ेंगे वो कोशिका के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। ठीक है, जब ये कोशिका के अंदर प्रवेश नहीं करते तो मैसेज किस प्रकार से जाता है तो बताएंगे हम आपको। यहाँ पर जैसे कैल्शियम हो सकता है, एएमपी हो सकता है, ठीक है, अन्य कोई कारक हो सकता है जो हार्मोन की सूचना को ले जाने का काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे हम अगर आपको बता दें कि जैसे डाकिया आपके घर पे आ गया है और डाकिया कोई सूचना लेकर आया है, तो वो आपके घर में डायरेक्टली एंट्री नहीं करेगा। आपके घर के सामने बेल डोर जो होगा, सॉरी डोर बेल उसको कहते हैं है ना, उल्टा सीधा हो रहा है। तो जो डोर बेल होता है उसको बजाएगा और उसके साथ साथ जब बजाएगा तो आप कोई भी घर से बाहर आएगा और उस सूचना को लेकर जाएगा, जो घर के मुखिया होंगे उनको देगा। वही एग्जाम्पल यहाँ पर कि ये जो हार्मोन है डाकिया की तरह आया और यहाँ कोशिका झिल्ली पर अटैच हुआ और मैसेज किया, तो यहाँ से कैल्शियम या फिर अन्य जो कारक होते हैं जैसे एमपी हो गया, कैल्शियम हो गया, अन्य भी जो कारक हैं ये इसकी सूचना को ग्रहण करेंगे और जाकर सेल को देंगे। जबकि कुछ ऐसे भी, जैसे अगर हम कहें कि अगर आपके घर का कोई गार्जियन है तो क्या वो आकर जो है जो आपके डोर का जो बेल है क्या उसको बजाएगा, बताइए, बजाएगा क्या? नहीं ना, वो सीधा में जाएगा और कुछ भी बताना होगा तो वो बताएगा। तो जो स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं बच्चों वो झिल्ली पर काम नहीं करते, वो डायरेक्टली कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन जो प्रोटीनियस हार्मोन होते हैं बच्चों वो झिल्ली से जुड़े होते हैं। अभी हम इसको और क्लियर कर देंगे, आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, यहाँ पर लिखा है ना कि जैसे ये कैल्शियम है, एएमपी है, अन्य कारक हैं, ये द्वितीयक संदेशवाहक है। प्राइमरी कौन है? हार्मोन है। हार्मोन ने अपना मैसेज किसको दिया? द्वितीयक को दिया, और द्वितीयक कहाँ जाएगा? सेल के पास जाएगा। ठीक है, जिसमें क्या क्या हो सकता है? एएमपी हो सकता है, आईपी हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है। ठीक है, अब बच्चों आगे बात करते हैं कोशिकीय उपापचय तथा नियम। ये सब क्या करते हैं? जो कोशिका का उपापचय तथा नियमन करने का काम करते हैं स्टूडेंट। अब आगे बताते हैं अंतराकोशिकीय ग्राहियों की क्रिया में केवल कौन कौन से हार्मोन आते हैं? स्टेरॉयड और आयोडोथायरोनिन हार्मोन। आयोडोथायरोनिन और स्टेरॉयड हार्मोन जो होते हैं इस तरीके से वो जुड़ते नहीं हैं, वो किसी कैल्शियम या एमपी का वेट नहीं करते, उसमें द्वितीयक संदेशवाहक नहीं, तो वो डायरेक्टली क्या करेंगे? कोशिका में प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि हार्मोनग्राही सम्मिश्र जो होता है जीनोम यानी डीएनए में प्रवेश कर जाते हैं, डीएनए से क्रिया करते हैं और जीन में क्या चेंजेस लाने हैं, गुणसूत्र में क्या बदलाव हो रहा है, इन सारी क्रियाओं को करते हैं जिससे शरीर के कार्य की वृद्धि पर भी प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों आज की क्लास के लिए यही था, जिसमें हमने हार्मोन की क्रिया विधि समझा, हार्मोन के कुछ टाइप समझे हम, और कुछ ऐसे भी पॉइंट को हम लोगों ने समझा है जो हार्मोन से रिलेटेड थे, मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं थी लेकिन ये हार्मोन की तरह काम कर रहे थे।
बच्चों यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है जिसको हम यहाँ पर क्लियर कर देना चाहते हैं आप लोगों से। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ से याद होगा आप लोगों को FSH, यहाँ पर लिखा है ना FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, एक प्रोटीनियस हार्मोन है बच्चों। अब प्रोटीन हार्मोन को, जैसे ये एक हार्मोन है, एक डाकिया है कह सकते हैं, डाकिया या ये कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली में हार्मोन ग्राही है बच्चों, ठीक है। और कौन सी कोशिका झिल्ली है? यह अंडाशय की कोशिका झिल्ली है। तो ये हार्मोन आया, ये कोशिका के अंदर प्रवेश नहीं कर रहा है, ये कोशिका के अंदर प्रवेश नहीं किया, इससे जुड़ गया। जैसे ही जुड़ा तो ये मैसेज किया, तब दूसरा, जैसे आपके घर पे कोई जाकर बेल बजाया और जैसे ही आप बाहर आएँ, और जैसे कौन कौन बाहर आया, AMP और कैल्शियम आया कहाँ पर? इस हार्मोन के पास। भाई क्या आया है, क्या सूचना लेकर आए हो? तो इसने सारी चीज़ें बता दी। आप इस सूचना को लेकर जाएंगे कहाँ पर? शरीर के अन्य क्रिया, मतलब अगर आप हैं, घर में हैं, तो आप जाएंगे घर के गार्जियन को बताएंगे कि ऐसी सूचना डाकिया बताया है। इसी प्रकार से ये प्रोटीनियस हार्मोन होता है, कोशिका झिल्ली में से चिपक जाता है। चिपकने के बाद जैसे ही चिपकता है, कोशिका में प्रवेश नहीं करता है। AMP या कैल्शियम कोई भी होता है, वो जाकर इस सूचना को ग्रहण करता है, और सूचना को ग्रहण करने के बाद बहुत सारी जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं, और उसके बाद शरीर की बहुत सारी प्रतिक्रिया पर ये भाग लेता है, मतलब कि अंडाशय में वृद्धि कराने का काम करता है। ठीक है, ठीक, फिर से क्लियर कर देते हैं, प्रोटीनियस हार्मोन कोशिका के अंदर प्रवेश नहीं कर रहे हैं। अब बच्चों एक फिगर और है आपके NCERT बुक में, यहाँ पर देखिए, एक एस्ट्रोजन वो हार्मोन है बच्चों, एक स्टेरॉयड हार्मोन है। ये गर्भाशय की कोशिका भित्ति है, गर्भाशय की कोशिका भित्ति है जिसमें एस्ट्रोजन है। एस्ट्रोजन बच्चों क्या काम कर रहा है? इसमें कोई भी हार्मोन ग्राही का काम नहीं है, ये डायरेक्टली क्या कर रहा है? सीधे प्रवेश कर जा रहा है कोशिका के अंदर, और कोशिका के अंदर केंद्रक में प्रवेश कर रहा है। केंद्रक की मेम्ब्रेन है, इसके अंदर प्रवेश करके DNA में जाकर बहुत सारे परिवर्तन कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए, हार्मोन ग्राही कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बन रहा है, इसमें जीनोम से फिर RNA से प्रोटीन बनेगा। ये सारी चीज़ें हम आपको क्लास 12 में पढ़ाएंगे। उसके बाद शरीर के बहुत सारे ऊतकों में क्रिया विभेदन होता है। तो आप समझ गए होंगे, एस्ट्रोजन डायरेक्टली कोशिका में प्रवेश करता है, और जो प्रोटीनियस होता है बच्चों, वो कोशिका के बाहर से ही अपना मैसेज दे देता है। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक थी, ये चैप्टर पूरी तरीके से फिनिश हो गया। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा स्टॉक पॉइंट है बच्चों, हम बता देते हैं, यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। जिनकी NCERT नई रही होगी उनको बीच बीच में मिला होगा कि सर आपने इस टॉपिक को छोड़ दिया है, तो बच्चों हम यहाँ पर क्लियर कर देंगे। हमारी NCERT पुरानी है, इसलिए NCERT के पीछे वाले पेज पर कुछ एक्स्ट्रा स्टॉक पॉइंट दिए हैं। जिनकी NCERT नई होगी उनके उस टॉपिक में ही दिया होगा। तो हम चलिए बच्चों उस पेज को ओपन कर लेते हैं। बच्चों ये हार्मोन वाले चैप्टर का ही ये एक हेडिंग है। देखिए, इकाई नंबर 5 दिया है, यानी चैप्टर नंबर 22। पेज नंबर भी दिया है 22.2.0, पृष्ठ भी दिया है 332, और तीसरे पैराग्राफ में बता रहा है कि तीसरे पैराग्राफ की तीसरी पंक्ति के साथ में बताया है कि बौनापन के बाद क्या होता है। यह हार्मोन वाले चैप्टर का ही स्टूडेंट कुछ लोगों की बुक में वहीं पर होगा, आप वहीं पर जाकर देख लीजिए। जिसके बुक में वहाँ पर नहीं है, आप पेज पलट के लास्ट वाले पेज पर आएंगे, 347 पेज पर आपको वहाँ मिल जाएगा। बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं, वयस्क में एक विशेष रूप से, मतलब एक वृद्धकारी हार्मोन का ज़्यादा स्रावण होने लगता है, यानी वृद्धकारी हार्मोन का ज़्यादा स्रावण होने लगता है, जिससे चेहरे की विकृति बढ़ने लगती है, जिसे कौन सी बीमारी कहते हैं? अतिकायकता बीमारी, यानी एक्रोगिगेली के नाम से जानते हैं। यानी वयस्क में कुछ मध्य वर्ग की आयु, यानी कुछ कह सकते हैं 15 से 25 वर्ष की आयु के लोगों में एक हार्मोन का स्रावण होने लगता है, जिसको अतिकायकता, मतलब वृद्धिकारी हार्मोन का अधिक स्रावण होने की वजह से बच्चों अतिकायकता यानी एक्रोगिगेली नामक एक रोग हो जाता है। ये एक बहुत ही जटिल रोग होता है, इसका पता लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और अधिकतर केस में ऐसा माना जाता है इसका नियंत्रण अगर सही समय पर नहीं किया जाता है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है, जीवन के प्रारंभिक काल में इस रोग का पहचान करना बहुत ही कठिन होता है, या अनेकों वर्ष के बाद जो है पता चलता है। तो बच्चों ये पेज तो ये तो हो गया आपका वहाँ, और अगले जो कुछ और भी हार्मोन के टॉपिक रिलेटेड हैं उसको भी हम आपको बता देते हैं। ये बच्चों पेज नंबर 333 पर आप वहाँ पर पलटेंगे, और लगभग 22.2.2 के अंत में ये बता रहा है ADH हार्मोन। ADH आपको पता है ना? ADH हार्मोन, ADH हार्मोन का जो स्रावण और संश्लेषण, अगर स्रावण और संश्लेषण में अगर कोई भी दिक्कत हुई, कोई भी समस्या हुई, तो जो होगा क्या, वृक्क से जल की मात्रा बहुत तेजी के साथ शरीर से बाहर निकलने लगेगी। ठीक है,
यहाँ पर जल को रोकने की क्षमता का ह्रास होता है। मतलब एडीएच में कोई प्रॉब्लम हुई, एडीएच में के सिक्रीशन में कोई समस्या हुई, तो उस समय वृक्क में जो वृक्क के द्वारा जो है जल को रोका, यानी एडीएच हार्मोन क्या काम कर रहा है, जल को रोकने का काम कर रहा है। तो अगर इसमें कोई विकृति हो जाएगी, कोई खराबी हो जाएगी, एडीएच हार्मोन में कोई कमी हो जाएगी, तो ऐसी स्थिति में वृक्क से जो जल संरक्षण है उसका रोका जाना मुश्किल होने लगेगा। और जिसके फलस्वरूप बच्चों होगा क्या कि शरीर से ज़्यादा तेज़ी के साथ जल का ह्रास होने लगेगा। अब जब ज़्यादा तेज़ी के साथ जल का ह्रास होने लगेगा तो एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं उदक में, यानी डायबिटीज इंसिपिडिस। यानी जो लोग बार बार जो है यूरिन फॉर्मेशन के लिए जाते हैं, अगर कई बार हो रहा है उनको, तो अगर वो ठीक नहीं हो रहा है तो एक वो क्या सिंबल है किसका, डायबिटीज़ का, यानी शुगर का। और वो उस डायबिटीज़ को क्या कहेंगे बच्चों, डायबिटीज़ इंसिपिडिस। ठीक है, इंसिपिडस कहते हैं। ठीक है, अब इसी के साथ ही हार्मोन वाले चैप्टर में पेज नंबर 334 पर आप आएंगे, जिसमें अंत में लगभग 2.4 के अंत में दिया है, हेडिंग 2.4 के अंत में दिया है बच्चों। एक और बीमारी दिया है नेत्र सेधी गलकंड, यानी एक्स ऑप्थैल्मिक ग्वाइटर। ये बच्चों एक्स ऑप्थैल्मिक ग्वाइटर जो होता है बच्चों, ये आँख में होता है, जिसमें आँख का जो गोलक होता है बच्चों वो हल्का बाहर की तरफ निकल जाता है। ठीक है, और जब बाहर की तरफ निकल जाता है तो बहुत सारे मतलब कि एक तरह से मान सकते हैं कि जो थायराइड, ऐसा कब होता है जब थायराइड ग्रंथि की वृद्धि होने लगती है, थायरॉक्सिन हार्मोन का जो है अधिक रिलीजन की वजह से ऐसा होने लगता है, जब थायराइड ग्रंथि की वृद्धि होने लगती है, नेत्र गोलक बाहर की तरफ उभर जाते हैं और वृद्धि पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, खास करके आँख पर इसका प्रभाव पड़ता है। और इस प्रकार के रोग को बच्चों कहते हैं ग्रेवस रोग। क्या कहते हैं, ग्रेवस रोग। अगला इस चैप्टर का लास्ट है। ठीक है, तो इकाई नंबर 5, मतलब कि वही चैप्टर है, और पेज नंबर 335 पर आएंगे और 2.7 के अंत में देखेंगे आप एड्रिनल वल्कुट, यानी अध्रुविक कॉर्टेक्स से एक हार्मोन का स्रावण होता है। ठीक है, अगर जो एड्रिनल वल्कुट है, अगर इस यहाँ से हार्मोन का स्रावण बहुत कम होने लगे तो इससे क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट के उपापचय पर एक विपरीत प्रभाव पड़ेगा, जिससे दुर्बलता, थकावट, इन सब का अनुभव होने लगेगा। और इस प्रकार के रोग को बच्चों क्या कहते हैं, एडिसन रोग कहते हैं। तो दो रोग के बारे में हम जान चुके हैं, ग्रेवस तथा एडिसन। ग्रेवस रोग कब होता है, जब थायराइड ग्रंथि जो है बहुत वृद्धि कर लेती है, और वृद्धि करने के बाद ऐसा होने से क्या होगा, नेत्रसेधी गलकंड भी इसको कहते हैं ग्रेवस रोग को, क्योंकि आँख की जो गोले होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। इसको इंग्लिश में एक्स ऑप्थैल्मिक ग्वाइटर के नाम से भी जानते हैं और इसको ग्रेवस रोग के नाम से भी जानते हैं। एडिसन रोग कब होता है, जब एड्रिनल वल्कुट से निकलने वाले हार्मोन कम रिलीज होने लगते हैं और कार्बोहाइड्रेट के उपापचय पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिससे दुर्बलता और थकावट होने लगती है। तो बच्चों, जिससे एडिसन रोग हो जाता है। तो स्टूडेंट जिनके एनसीईआरटी नई रही होगी उनके एनसीईआरटी में उसी चैप्टर में ही ये सारी चीज़ें लिखी होंगी, और जिनकी नई नहीं है, जिनकी पुरानी है स्टूडेंट, वो क्या होगा, वो उनके लास्ट में लिखे हैं। तो आप लोग ज़रूर इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग भी है। तो बच्चों, आज की क्लास के लिए इतना ही था। आज की क्लास आप लोग एंजॉय किए होंगे, आसानी से सारी चीज़ों को आप लोग समझे होंगे। कहीं पर अगर गलती हुई तो क्षमा चाहते हैं हम लोग, और साथ में आप लोग बने रहिए, लगातार जो है अपने सिलेबस को कंप्लीट करते रहिए। आज की क्लास के लिए इतना ही स्टूडेंट। और हाँ, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, वीडियो पसंद आया तो शेयर करिए उन बच्चों को जो जिसको ज़रूरत है। और इसी तरीके से आप लोग हमारे साथ बने रहिए, आपका साथ दीजिए हमारा, और हम आगे बहुत ही अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपको कंपटीशन और अन्य एग्ज़ाम में तैयारी करने में मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।